अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, बानी की सेहत आज सियासत का सबसे हसास और मुतनाज़ बयानिया बन चुकी है और सवाल ये है कि इस पर सियासत आखिर कौन कर रहा है? क्या हुकूमत सियासत कर रही है या अपोजिशन? एक तरफ रियासती बयानिया है जो मामले को कानूनी दायरे में रखने पर जोर देता है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन है जो इसे इंसानी हमदर्दी और सियासी इखलाकियात का मसला बनाकर सड़कों तक ले जाना चाहती है। इस स्ट्रगल के बीच हकीकत धुंधला जाती है और अवाम कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। बज़ाहिर जो वजह है वो 8 फरवरी की एहतजाजी कॉल बताई जा रही है, मगर असल में ये मसला एतमाद का फुकदान है। हुकूमत एहतजाज को दबाव की सियासत समझती है, जबकि PTI इसे सियासी हक करार देती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मुज़ाकरात मेज़ पर होते हैं या सड़कों पर? जब मुतालबात नारों में बदल जाएं तो बातचीत की गुंजाइश खुद ब खुद सुकड़ जाती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पूरी सिचुएशन का अहाता करने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरी तरफ PTI हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने आ चुकी है। ये तसादुम महज शख्सियात का नहीं, पर्सनैलिटीज़ का नहीं, हिकमत अमली का नजर आ रहा है। एक तरफ मफाहमत की बात, दूसरी तरफ मज़ाहमत की जिद और दरमियान में एक ऐसी जमात जो फैसला नहीं कर पा रही कि रियासती निज़ाम के अंदर रहकर लड़ना है या बाहर निकलकर। इन सवालों के जवाब भी अपने पैनल से जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बांग्लादेश के कल होने वाले इंतखाबात की। सवाल ये है कि बांग्लादेश खत्ते की सियासत का नया मॉडल क्यों ना बन सका और बांग्लादेश इंतखाबात का चीन, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ में करा देती हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन और एनालिस्ट सना मिर्ज़ा साहिबा और एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मसूद रज़ा भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। बुखारी साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। इमरान खान की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। सर, इमरान खान की फैमिली, उनके सपोर्टर्स खासे परेशान नज़र आ रहे हैं उनकी सेहत को लेकर। बुखारी साहब, अगर अक्टूबर से वो शिकायत कर रहे थे, उनकी सेहत को लेकर मसाइल थे, तो क्यों तवज्जो नहीं दी गई और फिर एकदम से सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाना? फिर इनकी सेहत के हवाले से ये रिपोर्ट आई है, बड़ी डिस्टर्बिंग सी ये रिपोर्ट है कि दाएं आंख की जो बिनाई है सिर्फ 15% रह गई है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, आपने इब्तिदा में अपने इब्तिदाई में कहा था कि सियासत कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, अपोजिशन कर रही है, या जो अदारे जिनका नाम लेते हुए हम जरा थोड़ा अवॉइड करते हैं वो कर रहे हैं? मेरा जवाब उसके बारे में यह है कि सियासत तो सभी कर रहे हैं, चाहे वो अदारे हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो अपोजिशन है। अभी ये जो बात आपने की इनकी सेहत के हवाले से, खासतौर से उनकी आंख के बिनाई के हवाले से, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आरा हैं। सही। देखिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बदल जरूर गया है। अब मैं उसको ना तो NRO का नाम दे रहा हूं, ना मुझे देना चाहिए, ना ही किसी और को देना चाहिए, लेकिन कुछ रवैयों में तब्दीली आई है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। बात आप शुरू कर लें उसकी, यानी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी पेशावर में, जी, जिसमें तमाम तर माजी के रिकॉर्ड के बरक्स चीफ मिनिस्टर साहब भी पहुंच गए वहां पर, वहां फौजी क़यादत भी थी, वहां पर सियासी क़यादत भी थी, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो पहले काबिल कबूल नहीं थी वो सब अब काबिल कबूल हो गई हैं। वो शोहदा जो हैं फौज के, उनके घरों में जाके ताज़ियत भी करने लग गए हैं। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि आइंदा तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ये बहुत सारी बातें जो हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि व्हाट हैज़ चेंज्ड। सही। मेरा ख्याल ये है कि वो जो रेटरिक थी कह लीजिए, या जो उनका मुस्तकिल बयानिया था कि सियासतदानों से बात इसलिए नहीं हो सकती कि वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं। आपने देखा एक दफा कोशिश भी हुई, 3 राउंड हुए थे नेशनल असेंबली के स्पीकर के चैम्बर में, लेकिन फिर आखिरी लम्हे के ऊपर क्या हुआ था वो भी आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे यूं लगता है कि बात वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गई है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। बानी PTI के जेल से निकलने के इतने रोशन इम्कानात पहले कभी नहीं थे जितने आज हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो के रहेगा। अब वो यहाँ से शिफ्ट होके बनी गला जाते हैं या नवाज शरीफ की तरह से किसी बाहर के मुल्क चले जाते हैं, ये हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। सियासत हो रही है, इससे कैसे निकलेंगे ये अभी सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, सियासी बसीरत आप रखते हैं, बताइएगा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब क्या एक्सपेक्टेशन है? बनी गाला मुंतकिल होने वाले हैं या कहीं और? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने आपसे जैसा अर्ज किया कि इतने आसार
मुस्बत पहले कभी नहीं थे जितने अब थे। तो क्या वजह बनी बुखारी साहब? वैसे वजह क्या बनी इसकी? देखिए, मैं बहुत कैलेस सा व्यू है, लेकिन मैं शेयर करूंगा आपके साथ। वो ये कि पहले तो एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर गेज की कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर है कितनी। वो 26 नवंबर के बाद से जिस तरीके से फिजल आउट हुई, जिस तरीके से बेपनाह मर्तबा कॉल्स देने के बावजूद लोग बाहर नहीं निकले, दैट इज व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट ऑलवेज वांटेड कि पहले ये देख लें कि इनकी स्ट्रीट पावर है कितनी। सही। जब उन्होंने देखा कि वो विदरवे हो रही है, कम हो रही है, और साथ ही साथ आपने देखा कि सेहत को लेके सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना और इस तरह के यानी अहकामात जारी करना, ये भी एक इंडिकेटर लोग करार दे रहे हैं। इसलिए कि अभी जिस तरीके से अहकामात हैं, उनके बेटों से बात भी कराई दी जाएगी। बेगम साहबा की मुलाकात हो चुकी हुई है, उनके वकील सफदर 3 घंटे के लिए मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आइस मेल्ट तो हो रही है। सही। अब इसका पूरा शजरा क्या है, कैसे ये मंजर आम पर आएगी, मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है। सना मिर्जा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सना साहिबा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत को लेकर खासी तशवीश पाई जा रही है, आप इसको कैसे रीड करती हैं? सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाना, फिर ये रिपोर्ट का सामने आ जाना, पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है और आने वाले वक्त में हम कुछ चेंज, कुछ तब्दीली देखने वाले हैं? तब्दीली के नाम के ऊपर तो बड़े साल हमने जाया कर दिए, और मुझे बुखारी साहब ऐसे मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं जो कि अपना तज्जिया देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने अपनी गुफ्तगू के आखिर में कही कि बर्फ पिघल रही है, मगर मेरा ख्याल है कि बर्फ जो है वो गालिबन फ्रीजर में रखी है, क्योंकि जो पिघलने की रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। और दिलचस्प बात यह है कि मुज़ाकरात की बात तो बड़े अरसे से हो रही थी, लेकिन चॉइस क्या थी? ये तमाम चीजें, मैं सिर्फ मुख्तसर 2-3 चीजें जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए, 8 फरवरी के एहतजाज के टाइम पर ही रियलाइज हो गया था कि हुकूमत वैसे तो सो कॉल्ड ये कहना चाहती है कि हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस जरूर थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जितने दावे किए थे, उन तमाम दावों में से भी हवा निकल गई। उनको खुद भी पता था कि वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकते, लेकिन उनको लगता है कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने से हुकूमत पर एहतजाज और तमाम धरनों और जलसों के नाम के ऊपर आप एक अपनी रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बुनियादी वजह है जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उठाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं मुज़ाकरात की बात के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा पिछले कुछ 15-20 दिन, 1 महीने का पूरा एक स्केच देखें, तो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, सोशल मीडिया पर जो एंटी स्टेट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट मुहिम चलाई जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो की लोग थे, उन्होंने उन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से न सिर्फ ये कि अपने आप को अलहदा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इन अकाउंट्स और इन पे की जाने वाली गुफ्तगू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बानी चेयरमैन पीटीआई का अकाउंट बड़े अरसे से खामोश है, ना तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट किस्म के बयानात वहां से आ रहे हैं, ना ही एंटी गवर्नमेंट बयानात आ रहे हैं, ना ही एंटी स्टेट आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी बहुत कुछ नहीं कह रहा। जब बानी चेयरमैन पीटीआई की रिपोर्ट जमा हुई और उसके बाद जो प्रेस टॉक की गई अलीमा खान साहब और उनके वकील जो उनके साथ थे, अगर आप उस गुफ्तगू में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो जितनी तशवीश उनको खान साहब की सेहत के हवाले से थी, उसमें आप एक्सपेक्ट ये कर सकते थे, क्योंकि माजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इनकी रही है या प्रेस टॉक रही है, उसमें शुरू करते थे एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करने से और खत्म भी उसी के ऊपर करते थे। लेकिन कल की बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू अगर आप देखें, तो उससे बज़ाहिर बड़ा हद तक क्लियर होता है कि पीटीआई ने अपनी पॉलिसी को नर्म किया है और अलीमा खान साहिबा से जबरदस्ती करवाया है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, और गवर्नमेंट की सिर्फ इसमें तब्दीली ये है कि गवर्नमेंट वेट एंड सी की पॉलिसी कर रही है। अगर आप आज बेहतर करेंगे, आप आज एक कदम बढ़ेंगे, तो हम भी आपके लिए एक कदम बढ़ जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ऐसे ही नहीं कह रहे कि 2 महीने में जेल बन जाएगी। ये वो जेल है जो कि कहा तो ये जा रहा था कि रावलपिंडी में काफी अरसे पहले से बनने के लिए इसके ऊपर काम शुरू हो चुका था, और एक जेल जो थी वो ऑलरेडी तैयार भी थी बड़ी मुख्तसर पैमाने के ऊपर। फिर एक प्लान बी भी इसमें बात की जा रही थी कि शायद हो सकता है इनको बनीगाला में हाउस अरेस्ट की कंडीशन में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर खान साहब का कंसेंसस नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको ये लगता कि मुझे इसमें कोई रिलीफ दिया गया है, तो एक सो कॉल्ड जेल की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें भी 2 महीने का वक्त मांगा गया है। वो इसलिए कि हम देखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुधार आया है। अगर वो सुधार महसूस किया जाएगा, तो फिर खान साहब के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो सकती है। और मेरा ख्याल ये कि अब इसके अलावा पीटीआई के पास कोई चॉइस भी नहीं है।
उनकी जो बीनाई की बात की जा रही है, जमात तमाम अपनी जगह। बस मैं इसको लास्ट पॉइंट को सिर्फ कंक्लूड करूंगी, लेकिन अब पीटीआई को ये पता है, अगर आप सलमान सफदर साहब का वो एक कमेंट आपको याद हो, उन्होंने कहा जी अब उनकी रिहाई का वक्त हुआ चाहता है, अब उनको रिहा कर देना चाहिए, यानी कि अब बहुत हो गया जो होना था, अब फाइनली हमारे लीडर को साइड पर ही सही लेकिन आप जेल से बाहर निकाल दें। बिल्कुल सही है। बुखारी साहब, सना मिर्जा साहिबा की गुफ्तगू आपने सारी सुन ली है। सुधार की बात वो कर रही हैं कि 2 महीने का टाइम है, देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरती है या नहीं। सर, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पेज पे होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी धड़ों में भी तकसीम है, पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन भी बरकरार है। कौन सा ऐसा धड़ा है जो मुश्किल क्रिएट कर सकता है और कौन सा ऐसा धड़ा है जो मफाहमत की बात करता है और वही चाहता है कि बानी पीटीआई बाहर आए? देखिए, पहली बात तो यह है कि सना मिर्जा ने जितनी भी गुफ्तगू की है, मैं सारी को एंडोर्स करता हूं कि उनकी कैलकुलेशन जो है या उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सूरत हाल की ठीक है। मैं कुछ थोड़े से इजाफे इसमें अगर आप इजाजत देंगी तो वो कर दूंगा। देखिए, लहजे में तब्दीली सिर्फ पीटीआई के नहीं आई है। अगर मैं, चूंकि मैं विटनेस हूं इसका, हमने देखा कि जो हाईएस्ट सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके रवैये में भी बहुत तब्दीली है। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल के साथ हमारा इंटरेक्शन था लाहौर में कल, ठीक, जहां 10-11 मरतबा सवाल पूछा गया स्पेसिफिक इमरान खान से रिलेटेड, और हर मरतबा जवाब में ये कहा गया कि हमारा फौज का कोई ताल्लुक नहीं है इन सियासी मामलों से, हम तो हर सियासी लीडर की इज्जत करते हैं और हमारे लिए तमाम पार्टियां एक जैसी हैं। ये पहली दफा हुआ है। अगर आपको मैं रिकॉल करके बताऊं कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या ब्रीफिंग सेशन जो मेरे दिमाग में सब चलने लग गई है बुखारी साहब, ऑफिशियल ने किए। जी, मैंने कहा मैं सारी रिकॉल कर रही हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त जानिब इशारा करें। मैं फिर नहीं समझा आपकी आवाज। बुखारी साहब, आप कह रहे हैं ना रिकॉल करें, तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल मेरे दिमाग में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉल हो रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे बहुत रेडिकल तब्दीली है, बहुत रेडिकल तब्दीली है। यानी वो जो कभी जहनी मरीज कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो तो आपको सब कुछ याद होगा जैसा आपने कहा है। तो इतनी रेडिकल तब्दीली किसी की तवक्को नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ तो जरूर है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि चाहे वो बानी खुद हैं या उनकी पार्टी है, उनकी रिलायबिलिटी, उनके ऊपर ट्रस्ट करने का लेवल जो है वो अगर सब जीरो नहीं है तो 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ यह कि आपने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनके साथ हैं इस वक्त, उसकी हिस्ट्री बहुत बुरी है। अगर आपको याद हो, जब हुकूमत बनी थी तो मैंगल उनके साथ थे, फिर रास्ते में छोड़ के चले गए 1 साल से कम अरसे में। फिर आपको याद होगा उनके साथ एमक्यूएम भी थी, वो भी रास्ते में छोड़ के चली गई 1.5 साल के बाद। फिर मैं आपको ले आऊंगा मौलाना फजल रहमान के साथ 26वीं तरमीम के ऊपर जितने सजदे किए उन्होंने उनकी इमामत में, वो आपके सामने है। और आखिरी लम्हे में जब ऐलान ये किया गया कि हमारा यानी जो हमारा मुसवदा है वो एक हो गया है, बस बानी साहब ने इसके ऊपर स्टैंप लगानी है, तो कैसे पीछे से स्टिंग पुल कर दी गई थी, जिसके नतीजे में मौलाना फजल रहमान ने फिर जाके 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट भी दे दिया। तो यही हाल अब अचकजई का भी होने वाला है, इब्तिदा हो गई है उसकी। देखिए, उनका जो बयान था फौज के हवाले से बहुत अनगार्डेड था, बहुत अनटाइमली था, लेकिन जिस तरह उसको उनकी कोलेशन की जमात पड़ गई है वो जरा देखिए कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा बयान ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप वो जो मैंने फौज के बारे में कहा, अब आ जाए आप पीटीआई के बारे में, तो बर्फ तो हर तरफ पिघली है। अच्छा। और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये सारे का दारोमदार जो है वो पीटीआई की एज ए पार्टी, जो कि विच हैज ऑलरेडी विदर्स अवे। जी, उसमें कितनी ग्रुपिंग्स हैं मैं बताने बैठूंगा आपको तो आपको हैरत होगी। जो इसके डाई हार्ड स्टालवर्ट्स थे, उनका जो सलूक हुआ वो भी आपके सामने, चाहे वो शेर अब्दुल मरवत है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर है, वगैरह वगैरह। तो पार्टी का ये हाल होने के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे कंडक्ट देमसेल्फ, ये है अब क्राइटेरियन के कितनी जल्दी बानी जेल से बाहर आके और एक तरह की कुछ ढंग की जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही है। सना मिर्जा, आप बानी पीटीआई को कितनी जल्दी जेल से बाहर देख रही हैं? मैं तो बिल्कुल जल्दी बाहर नहीं देख रही हूँ। अच्छा। अलबत्ता मैं उनको कुछ पुरसुकून देख रही हूँ, और उसकी वजह यह है कि देखें, बुखारी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये पुराने सहाफी हैं तो ये बड़े ढके छुपे अंदाज में बात करते हैं। हम लोग तो बड़ी बेअदबी से बात कर देते हैं खुलेआम बीच चौराहे में। ये बात दुरुस्त है कि खान साहब के लिए अब जो एस्टैब्लिशमेंट है ना वो भी फेड अप हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि बहुत से आपने देखा कि जो डेज होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, उन खास दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया जाता है। फिर अभी रिसेंटली आला अदलिया के हवाले से एक वक्त की जो मुलाकात हुई जिसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी फैली कि क्या वाकई
ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए हैं सलमान सफदर साहब, वो भी किसी वजह से भेजे गए हैं। मतलब ये तमाम वो स्पेकुलेशन है जिसके ऊपर बात होती है। ठीक है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने किसी टेलीफोन कॉल के जरिए खान साहब के लिए रिलीफ नहीं मांगा, लेकिन ये भी अपनी जगह बरकरार है एक बात कि पीटीआई ने भी एडी चोटी का जोर लगाया है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कि हर प्लेटफॉर्म से खान साहब के लिए सिफारिश की जाए। अब इशू ये है कि इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है और इस वक्त की जो हुकूमत है, मैंने एक दफा गालिबन आप ही के शो में एक बात कही थी कि उनके सामने 4-5 रुकाती एजेंडा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान में मईशत की तरक्की है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की है, इकोसिस्टम को फ्लोरिश करना है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से टेररिज्म का खात्मा है, पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस का कयाम है और पाकिस्तान में नई इस्लाहात के ऊपर काम करना है। अब इन तमाम चीजों में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दीगा मुश्ती का कोई सीन नजर नहीं आता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिस्टम को इस तरह स्मूथ नहीं चलने देगी जब तक कि उनके अपने लीडर जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो अब इशू ये है कि कहीं इन्होंने 8 फरवरी से पहले एक ऐसा मैसेज दिया गवर्नमेंट ने भी, एस्टैब्लिशमेंट ने भी, कि जी अगर आपने नहीं सुधरना तो हमने भी बात नहीं करनी है, आपको भी कोर्ट के जरिए ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने निशानदही की, ज़हनी मरीज और इस किस्म के स्टेटमेंट्स हमें याद हैं, लेकिन अब ताली दोनों हाथों से बज रही है। मुझे सिर्फ इंतजार होगा इस बात का कि कब सोशल मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पे से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो इस पूरे मसले को या इस पूरे बने बनाए सीन को खराब कर देता है। तो एक तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा और इस तमाम कंसेंसस को बिल्डअप करने में और दोनों को करीब लाने में किसी हद तक मेरा ख्याल ये है कि वजीर दाखिला ने भी अपना किरदार अदा किया है और जो इधर उधर के लोग हैं जो सो कॉल्ड डायलॉग कमेटी को लीड कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब और इस किस्म की दीगर शख्सियात, उन्होंने भी रोल प्ले किया है। इटसेल्फ पीटीआई के लोग खुलकर ये बात नहीं कर सकते कि हम डायलॉग के ख़्वाह हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उनके जरिए उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि वो डायलॉग का माहौल पैदा कर सके और जरूरत इस वक्त दोनों तरीकों को है डायलॉग की। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों को कोशिशें करनी है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि जून जुलाई अगस्त तक हम देख सकते हैं कि ये अपोजिशन तरीके के साथ पार्लियामेंट में एज एन अपोजिशन किरदार अदा करेगी, बजाय इसके कि ये सड़कों पर करे। जो कहा जा रहा है कि जी हम कंटेनर तैयार कर एक नए एहतजाज के लिए निकलेंगे, ये सिर्फ एक मोमेंटम बनाने के लिए है। 2.5 साल जब आपका गुजर जाता है किसी भी हुकूमत का, तो नेक्स्ट जो 2.5 साल होता है उसमें तो वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाहर आ जाती हैं और एहतजाज या मुख्तलिफ किस्म की रैलीज और गैदरिंग शुरू कर देती हैं। तो ये चाहते हैं कि 2.5 साल तक तो कम से कम सुकून का सांस लेने दें, उसके बाद जो कोर इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करने दें। मेरा सही है। सना साहिबा, मसूद रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक जो खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट आई है, इसको किस तरह से रीड करते हैं? आप क्या समझते हैं उनकी सेहत को लेकर सियासत आखिर कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है या ऑपोजिशन कर रही है? चाहे वो उस पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब का और बेगम कुलसूम का मामला हो या इस वक्त इमरान खान साहब का मामला हो, उनके सेहत के इश्यूज हैं और वो उसको बार बार कह रहे हैं और उनको डॉक्टर तक रसाई मांग रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए थी। और इस वक्त भी जो सूरत हाल खराब हुई है वो शायद इसीलिए हुई है कि उनकी मुलाकातें बंद थी। और सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे जो है वो कोई एनआरओ चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे जो है वो कहीं कैंप जेल बनाकर उस पर शिफ्ट कर दिया जाए, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे किताबें दे दें, मुझे मेरे मॉलेज तक रसाई दे दें और मुझे जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो करने दें ताकि मेरे पास मैं जिंदा रह सकूं। तो ये इतने अरसे के बाद एक चीज हमारे सामने आई है, तो इस पर सियासत किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब हुकूमत कह रही है कि तमाम सहूलियात मुयस्सर थी, बी क्लास में जो सहूलियात होती है उनका जिक्र भी किया गया है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई है, ये हमें पता है। उस मुलाकात के पीछे उनके वो ट्वीट्स हैं या उनका वो बयानिया है, वो मौक़िफ़ है, वो अपनी जगह, वो तो पॉलिटिकल हो सकता है, इंतजामी हम उसे किसी और नजर से देख सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक कैदी को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए, चाहे कोई भी कैदी हो। अच्छा मसूद साहब, आप क्या ये समझते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है सेहत को लेके? अचानक से सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाना, फिर हम रवैयों में भी तब्दीली देख रहे हैं, गुफ्तगू में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी हम चेंज देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलने वाला है या कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा लचक का मुजाहरा हो रहा है। अच्छा। मौक़िफ़ जो है ना वो बहुत ही सख्त हैं और ये पॉलिटिशियंस के दरमियान जीरो सम गेम है। अगर इमरान खान साहब की बात को ये वाली जमातें जो हुकूमत में ये मानती हैं
तो इनकी सियासत को बहुत धचका पहुंचेगा, और अगर ये इमरान खान साहब की बातों को मानते तो उनको बहुत ज्यादा धचका पहुंचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को मान नहीं सकते। अच्छा। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई रिलीफ मिल सकता है, अगर कुछ हो सकता है, दरमियानी रास्ता निकल सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल सकता है। ना एस्टेब्लिशमेंट कुछ सामने आकर उनको दे सकती है, ना ये सियासी जमातें दे सकती हैं। हाँ, मर्जी उनकी जरूर होगी, लेकिन फेस सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन ये कहना कि वाकई कोई ऐसा फैसला हो गया, मुझे ऐसे कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही है। मफाहमत का रास्ता इख्तियार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मज़ाहमत की बात होगी, क्योंकि बॉल अब उनकी कोर्ट में आ चुकी है। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज़ सियासत पर बात कर रहे हैं। हम पानी पीटीआई की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। बुखारी साहब, इससे पहले जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो महमूद खान अचकज़ई का आपने हवाला दिया। अगर हम उनकी शख्सियत की बात करें तो सर ऐसा लग रहा है कि वो एक साइड पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान जो हैं वो दूसरी साइड पर नज़र आ रहे हैं। उनकी फ़िलॉसफ़ी से अगर कहा जाए कि इत्तफाक नहीं किया जा रहा तो ये गलत नहीं होगा। सर, महमूद खान अचकज़ई को तो बानी पीटीआई ने खुद सेलेक्ट किया था, लेकिन उनका फ़ौज के हवाले से दिया गया ये बयान और फिर वो जो जितनी मज़ाहमत की बात कर रहे हैं, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है पीटीआई के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि महमूद अचकज़ई का जो भी बयान है वो तो उसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप बयानिए उठा के देखें पीटीआई के फ़ौज के हवाले से ही या एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो वो तो इससे बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ करते थे। देखिए ना, महमूद अचकज़ई ने तो अभी भी किसी को गद्दार नहीं कहा, किसी को मीर जाफ़र नहीं कहा, किसी को मीर सादिक नहीं कहा है। तो ये तो अब माइंड चेंज हुआ है ना। ये पार्टी के अंदर से महमूद अचकज़ई की कही हुई बात की कंट्राडिक्शन विद इन इज ए सिग्निफिकेंट थिंग। उसी तरफ तो हम पहले इशारा भी कर रहे थे आपके। मैं इसके ऊपर तफसील बाद में आता हूँ। जो मेरे साथियों ने पहले कमेंट किया उसके अंदर एक दो बातें ऐसी हैं जिसकी वजाहत जरूरी है। एक तो यह है कि मुझे यूं लगता है कि 3 बुनियादी शर्तें तय हो गई हैं। अच्छा। इसमें एक का तो जो है, सना मिर्जा ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है इनका, इनमें से कोई एक खौफनाक बयान आएगा और सारा किया धरा जो है वो चटपट हो जाएगा। ठीक है। पहली शर्त तो यह है कि ये तय हुआ है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, इसको आप बिल्कुल चाहे तो ना इतबार करें, लेकिन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ माय इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ठीक है। ये तय हुआ है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उनसे एंटी पाकिस्तान, एंटी फौज बैशिंग फिलफौर बंद हो जाएगी। ठीक है। मैं मशवरा दे रहा हूं आप सबसे कि उठाइए जरा, जाए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर, यू विल सी द रेडिकल चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज। ठीक है। एक बात। ठीक। दूसरी बात जो शर्त थी वो ये थी कि जो यानी केपीके की गवर्नमेंट है वो बयानियां जो मर्जी बनाए, लेकिन जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है उसमें वो हुकूमत, फौज, पुलिस और एफसी के साथ ताउन करे। ठीक। मैं आपको ले चलूंगा एपेक्स की मीटिंग जो हुई है पेशावर के अंदर, उसके अंदर जो बयानात सिर्फ चीफ मिनिस्टर के हैं वो अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहां भी कुछ ना कुछ तय हो गया है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जंग ये थी कि पीटीआई पर यह इल्जाम था कि वो सिस्टम को नहीं चलने दे रही हैं। लिहाजा सिस्टम को चलने देने के लिए एक बयान आया हुकूमत की तरफ से, और खास तौर पर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि वो खुद जाके महमूद अचकज़ई से उनके चैम्बर में मिलेंगे। ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे बताएं, बगैर बैकडोर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हल हुए बगैर ये सब कुछ हो सकता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक बुखारी साहब इसी को लेकर मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि मुज़ाकरात हमेशा गिव एंड टेक की पॉलिसी पर होते हैं। ये शराइत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी तो बदले में क्या क्या उन्हें मिलेगा? सारी उर्दू तो यही कर रहे हैं कि उन्हें सबसे बड़ी बात तो ये मिलेगी कि बानी जेल से बाहर आएंगे। ठीक है। इससे आगे क्या मांग रहे हैं आप? और एक और बात जो ग्रेटर डायलॉग के नतीजे में हो सकती है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त से पहले हो जाएं। ठीक है। ठीक है सर, ह्यूमर भी थी। था जिसके ऊपर एक वक्त में हुकूमत तैयार थी। हुकूमत बिल्कुल तैयार थी कि 1 साल के अंदर अंदर हम इलेक्शन करा लेंगे, जो पहला राउंड हुआ था इनका। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो पीटीआई ने जाया कर दी। एक और बात मुझे कर लेने दीजिए, वो एनआरओ की। जी देखिए, खान साहब जैसे कद का आदमी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, जो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर हो, वो कभी एनआरओ अपनी जबान से और अपनी दरखास्तों से नहीं मांगा करते। ये वो बैकडोर चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, काफी देर से चल रहे हैं, और ये गिव एंड टेक भी वहीं होता है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल। तो बड़े लीडर जो नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं ये मेरी दरखास्त है, मुझे बाहर जाने दें, तो वो तो उनके जो बाकी के स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने तय किया था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाहर चले गए। हैविंग सेड दिस, मुझे यूं लगता है
कि वो जो एक तरह का एम्पास था, वो जो एक तरह का जमूद था, वो यकीनी तौर पर टूटा है। और अगर पीटीआई बिहेव करती है, इससे मेरी मुराद बिल्कुल ये नहीं कि वो टोटली सबमिट कर दे, नो, वो जो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं वो अगर जाना बंद कर दें तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर बानी पीटीआई के लिए और पीटीआई एज ए पार्टी के लिए आ सकती है। बिल्कुल सही है। सना साहिबा, आप अग्री करेंगी बुखारी साहब के ये गिव एंड टेक पॉलिसी पे जो शराइत उन्होंने बनी हैं कि ये शराइत हो सकता है मुमकिन तौर पर तय हो गई हैं? और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बानी पीटीआई से जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है उसमें बानी की जो गुफ्तगू थी, क्या आपने उसमें भी नरमी महसूस की? देखिए, पहली बात तो ये कि बुखारी साहब का अदब और उनके लिए मोहब्बत इतनी है कि वो जो भी कहें मैं उससे एग्री ही करती हूँ। लेकिन एक चीज है शायद जो वो सही समझ नहीं सके, मैंने ये नहीं कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा होगा, मैंने कहा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर ये बदतमीजी का सिलसिला और इदारों पर और हुकूमतों पर तनकीद करने का सिलसिला, सिस्टम को डिटेल करने की बातें ये दोबारा न चल पड़े। ऐसा ना हो कि ये जो मामला कुछ बेहतर हुआ है ये फिर जीरो पे हो जाए। अच्छा, अब बिल्कुल हाँ, दूसरी बात मेरा सिर्फ अर्ज ये है कि देखिए इस वक्त की सिचुएशन में हम मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा, क्योंकि देखिए इस हकीकत को हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसमें सियासी जमातों को बैसाखियों का जो सहारा चाहिए होता है वो इदारों का चाहिए होता है, और ये सिर्फ सियासतदानों की अपनी करतूत है, अमाल है, जिसकी वजह से उनको इस स्टेज के ऊपर आकर वो फंस चुके हैं कि अब उनके बगैर वो नहीं चल सकते सिस्टम को। टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं आपके शो में कितना कहने की इजाजत है, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सब चीजें एक पेज के ऊपर मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके कि मुल्क को किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा करना है। जिस सिस्टम को 2024 में मुल्क की जो हालत थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त किस फेज से गुजर रहा था। पाकिस्तान की जो सालमियत, उसकी जो हकीकत थी, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा था कि ये रहेगा भी या नहीं रहेगा, खुदा ना खास्ता। लेकिन हमने पिछले 2 साल में जो कुछ किया, कुछ कुदरत ने हमारी मदद की, कुछ हमने भी कुछ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, और कुछ हमने फॉरेन पॉलिसी, बैनुल अक़वामी इशूज के ऊपर भी अपने आप को सीना तान कर बोलने की जिसारत की, जो हम पहले बोल नहीं पाते थे। उसमें बहुत सारे अवामिल हमें दरपेश थे। तो मुख्तसर बात यह है कि इस वक्त हमारी सिचुएशन 2026 में बहुत बेहतर हो चुकी है। अब जहां हमने मुल्क को थोड़ा ट्रैक पर लाया है, अब हम ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को सिस्टम में आना चाहिए, उनके पास उनके राइट्स होने चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको सिस्टम के अंदर रहते हुए वो तमाम चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो किसी भी अपोजिशन की जमात को करने का हक है। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझाई जा रही है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब थक चुकी है, इसलिए उनकी पहली तरजीह ये है कि जो पार्टी की हर रोज बीच चौराहे में हंडियां फूटती है किसी न किसी की वजह से, किसी न किसी के बयान की वजह से। अभी रिसेंटली जुनेद अकबर साहब ने जो कुछ कहा कि हमने किस किस को खुश करना है, ये हमें बताएं पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ही मीटिंग में, तो इससे सवाल उठता है कि बजाय इसके कि रोज उस पार्टी के कपड़े हर जगह उतरे, इसके लिए बेहतर यह है कि हमारे कायद को वापस आना चाहिए, सिस्टम को हमें इसी तरह चलने देना चाहिए, अगले इलेक्शन की तैयारी कर लेनी चाहिए, हो सकता है हम उसमें कर दें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती पहले है, 2024 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी प्याला लेके पहले उनके पास गई थी कि आए आप मिलकर हमारे साथ हुकूमत बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस मौके को जाया किया था। उनको अगर उस वक्त वो मौका वो अवेल कर लेते तो आज शायद सिचुएशन ऐसी ना होती जिसमें हम 2026 में हैं। बिल्कुल सही है। मौके को ज़ाया करने की आप बात करिए मसूद साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इसे हम पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहेंगे, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आए जो उन्होंने ज़ाया किए, लेकिन अब ये जो एक मौका बनता नज़र आ रहा है जिसमें कुछ बेहतरी है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी तो हमारे मुल्क में दीगर स्टेबिलिटीज़ भी हमें नज़र आएंगी। तो क्या ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवेल करेगी या गवा देगी, और यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट आप किसको देते हैं? देखिए, हम हल्के से हवा के झोंके पर ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद कोई तेज हवाएं चलने लगेंगी। ऐसे बहुत सारे मौके पहले भी आए और तहरीक इंसाफ ने उनको अवेल नहीं किया। मसूद साहब, हम इसलिए एक्सपेक्ट करें क्योंकि पहले बड़ी हब्स का मौसम था। जी, इस तरह के बड़े मौके हैं ना, अभी बुखारी साहब ने जैसे जिक्र किया कि हुकूमत चाहती थी कि 1 साल में इंतखाबात करा दिए जाएं। बहुत सारे ऐसे मामलात रहे पहले भी, मुज़ाकरात की रास्ते बने हैं, दरवाजे खुले हैं, बैठने की बात हुई है और फिर ऐन वक्त में खत्म हो गया। असल मसला खुद इमरान खान साहब है। जब तक इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह के वो ट्वीट्स आती हैं उसमें कोई वाज़ेह पैगाम ना आए, कोई वाज़ेह बात ना आए, कोई हिकमत अमली ना आए, उस वक्त तक कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, वो पार्टी सिर्फ वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने खड़ा कर दिया है। अगर आप उनके पीछे देखें तो कोई बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा कोई सियासी स्ट्रगल होगी।
अब आप देख लें गौहर साहब जो उनके चेयरमैन हैं, उनकी कौन सी इतनी बड़ी स्ट्रगल है और वो तहरीक इंसाफ के लिए, या सलमान अकरम राजा साहब को आप देख लें, तो इमरान खान साहब जिसको खड़ा कर देंगे वो पार्टी का रहनुमा बन जाएगा और लोग उसके पीछे होंगे। तो ये लोग जो खड़े हुए इनकी कोई हैसियत नहीं है उस वक्त जब इमरान खान साहब का बयान आ जाता है। तो इमरान खान साहब खुद क्या सोच रहे हैं, क्या माइनस इमरान खान कोई सेटअप होने जा रहा है, कोई सिस्टम बनने जा रहा है, या इमरान खान उस सिस्टम का हिस्सा होंगे, या वो बाहर आ जाएंगे और खामोश होकर बैठ जाएंगे। अगर वो बाहर आके खामोश होकर बैठ जाएंगे तो ये तो उन्होंने पहले दिन से नहीं कहा, उन्होंने कहा जब उनको मौका मिलेगा तो वो बात करेंगे और वैसे ही बात करेंगे जिससे पहले की। इसीलिए वो लोग जिनको आप इमेच्योर कहें, पागल कहें, दीवाने कहें, वो उनके पीछे ही। और अगर वो अपने रवैये में कोई तब्दीली लाएंगे तो फिर उन पर इल्जाम लगेगा उन्होंने मुफाहमत कर ली नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, जो उनकी पार्टी के लिए, उनकी सियासत के लिए ज़हर कातिल है। तो मेरे ख्याल में सिलसिला जो है वो कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। अगर इस वक्त भी हम 2.5 साल 2 साल गुजरने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी की हम ये बातें कर रहे हैं और हर पॉलिटिकल टॉक शो में हर जगह ये बातें हो रही हैं। वो क्या अभी जैसे सना कह रही थी कि क्या आपके शो में हम कितनी बात कर सकते हैं, यानी हम सबको अंदाजा है कि इस वक्त माहौल क्या है। तो ये माहौल बड़े जमूद का शिकार है अभी, इसलिए हल्का फुल्का जो हमें ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मसूद साहब यानी मुश्किल में ही है और ये डिसाइड अब उन्हें करना है कि कबूलियत और मकबूलियत को स्टेबिलिटी के दोराहे पे किस तरह से खड़ा करना है। बुखारी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। ये मेरे ख्याल से जो मसूद ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्स तो इसी तरह के हैं, इसी तरह के इशारे भी मिल रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस मौके को जाया किया गया और ये इससे फायदा ना उठाया गया तो फिर बड़ी तबाही होगी। उस तबाही के बारे में किसी अगले प्रोग्राम में फिर आपसे तफसील से बात जरूर सर। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए हैं, बीएनपी इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से मैदान मार लिया है। इसको डिस्कस करेंगे तफसील से। पैनल मेरे साथ ही मौजूद है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात हुए और बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ और बीएनपी ने इसमें मैदान मार लिया। बुखारी साहब, सवाल ये है कि क्या बीएनपी की जीत को आप बांग्लादेश में एक बड़ी सियासी तब्दीली देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली और ख़ास तौर से वो जो 15, 16, 17 साल का जो हसीना वाजिद का जो टेन्योर था, जिसको बांग्लादेश के लोग भी यही कहते हैं और दूर से भी अगर आप उसको एनालाइज करें तो लगेगा कि इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ए डिक्टेटरशिप, उसका खात्मा हुआ है। बल्कि मैं समझता हूँ कि हसीना वाजिद की सियासत जो है वो वहाँ दफन हो गई है अब। हरचंद की उनकी पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौर जो है वो ख़त्म हो गया। और जो यूनिस हैं, जो इस वक्त टॉपमैन हैं वहाँ के बांग्लादेशी, उन्होंने ठीक कहा कि जमहूरी एतबार से और अदारों के एतबार से एक नए दौर, एक सुनहरी दौर का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। हमारे लिए बांग्लादेश के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात में नई जहत आई है, ख़ास तौर से जब वहाँ से हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद से जिस बर्क रफ्तारी के साथ हम एक दूसरे के साथ बायलैटरल मामलात में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक ऐसी पार्टी या एक ऐसी हुकूमत हो जिसके साथ पाकिस्तान को डील करने में दिक्कत नहीं हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक, उनके होते हुए फिजा इतनी हमवार होगी कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा ग्रेटर ताउन और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ेंगे। और बांग्लादेश इस खित्ते में, ख़ास तौर से साउथ एशिया में नाउ एक बहुत बड़ी हकीकत है। और आपको मालूम है सार्क का क्या हाल हुआ, क्योंकि इंडियन डोमिनेंस जो थी उसने बर्बाद करके रख दिया इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को। तो ये जो एयर ऑफ चेंज है, ये यकीनी तौर पर इस खित्ते में बहुत इन्फ्लुएंस छोड़ने जा रही है और हिंदुस्तान को इसके हवाले से बहुत परेशानी लाहक है, क्योंकि उनके बांग्लादेश के साथ जिस तरह के ताल्लुकात थे कि हसीना वाजिद ने नरेंद्र मोदी को बुला के वहां उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड दिया था पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलहदा करने की, जो उनकी सर्विसेज थी। और उन्होंने भी इंतहाई ढिठाई से वहां खड़े होकर माना था कि जी हमने जो है वो मुक्तिबानी को ट्रेन किया था और उसमें अपने फौजियों को मिला के हमने वो तहरीक जो है वो वहां चलाई थी, इसलिए मेरा भी आज़ादी है बांग्लादेश में बड़ा हिस्सा है, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक दिस शुड बी नाउ ऑन द बैक ऑफ अस, वी शुड लुक अप फ्रंट। और अप फ्रंट में मैं देख रहा हूं कि मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत तेजी के साथ और बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं। जी सही, बिल्कुल सही है। सना साहिबा, आप किस तरह से देख रही हैं? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीएनपी जीतेगी क्योंकि जमात इस्लामी और बीएनपी के कांटे का मुकाबला था? अगर बीएनपी जीत गई है तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? और जेन जी जिन्होंने अपनी काविशों के साथ यहाँ तक वो पहुँच तो गए लेकिन जमात इस्लामी जीत नहीं सकी, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा?
मेरा ख्याल है कि इसमें चाहे जमात इस्लामी या फिर ये बीएनपी की बात हो, मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि जिन लोगों ने या जिन जत्थों ने, जिन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई और सिटीजन पार्टी उसको नाम दिया, जिन्होंने शेख हसीना का जो गवर्नमेंट थी उसका तख्ता उल्टा था, सरप्राइजिंगली गालिबन वो लोग 30 में से कोई 5-6 नशिस्तें हासिल कर सके, जबकि असल में जो पूरा कॉज था, जो नौजवानों की पूरी मुहिम थी, वो उसका मकसद यही था कि वो रिफॉर्म्स लाए जाएं। अच्छी चीज ये हुई कि इन इंतखाबात में इन्होंने रेफरेंडम भी साथ में करवाया, जिसमें ये कहा गया है कि अब नई कितनी इस्लाहात होनी चाहिए, वो कितनी जरूरी है। गालिबन वो 65% के करीब 73 वोटर्स ने ये रिजल्ट आया है कि आया है कि कम से कम रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज इन दो जमातों से ज्यादा मेरा ख्याल है ये सरप्राइज था कि जिन्होंने तख्ता उल्टा, उनकी जमात को नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि जो वोटर है बांग्लादेश का, उसकी जो माइंडसेट है वो भले जेनजी हो, लेकिन वो रिवायती वोटर है। यानी कि उसने वो जो मंशूर उनके सामने रखा गया, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज की वहां हिस्ट्री रही है, अगर तो बीएनपी ने कामयाबी हासिल की है, तो हमें ये समझना चाहिए कि खालदा जिया साहिबा और शेख हसीना साहिबा ये दो ही कॉम्पिटिटर पार्टीज थी एक दूसरे की। इसका मतलब ये है कि अगर शेख हसीना साहिबा की पार्टी को रद्द किया गया, यानी कि उन्होंने जो कुछ अपने दौर में किया, तो इसकी सपोर्ट में और इसके बदले में खालदा जिया साहिबा की पार्टी को वोट मिला, और जमात इस्लामी भी उस वोट को उस तरीके से तोड़ नहीं सकी है। अलग बात है कि कुछ सीटों के ऊपर मेरा ख्याल है कि इसको सिंपैथी वोट भी एक हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि जो तख्ता उलटने का पूरा एक फेस था, इसमें जो यूथ सामने आया, उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो बीएनपी की स्ट्रगल का भी था। हालांकि बीएनपी तो वहां सालों से स्ट्रगल कर ही रही थी, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल यह है कि लोगों ने रिवायती पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि एक अपने एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड रखती है, उसको चुना, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब जो मुल्क है उसकी जो रोड मैप है वो उस ट्रैक के ऊपर चले कि अब बांग्लादेश अगले 5 साल 10 साल में किसी और बेहतर पोजीशन पर आए। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए इस हद तक ये शायद पॉजिटिव हो सकता है कि जो एक बहुत ही एंटी एक एलिमेंट मौजूद था भारत के हवाले से भी, और खासतौर पर जो शेख हसीना साहिबा थी, उनकी जो माइंडसेट और पॉलिसीज थी कम से कम उतनी क्रिटिकल नहीं होंगी। और खासतौर पर ये जो क्रिकेट की एक पिछली एग्जांपल रही है कुछ दिनों पहले, उसके बाद एक माहौल बड़ा चेंज हुआ है। कहने वाले बांग्लादेश में ये कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इस बारे में जरूर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, जो कि माजी में कभी भारत ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश के लिए नहीं किया था। बिल्कुल सही। मसूद साहब, अवाम ने बीएनपी को वोट देकर किस किस्म तब्दीली की उम्मीद लगाई है, और बीएनपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने जा रहा है? सियासी इस्तेहकाम बड़ा चैलेंज होगा या मौशी इस्तेहकाम होगा चैलेंज? जी, बांग्लादेश में मेरे जो हमारे कुलीग्स हैं उनसे मेरी बात होती रही है इस दौरान। वहाँ जो सिचुएशन है उसमें देखिए, जैसे अभी सना कह रही थी कि जिन्होंने तहरीक चलाई वो वोट नहीं ले सके, तो एक इंटरनेशनली एक कुलिया है कि अगर किसी आबादी की 20% आबादी जो है वो वायलेंट हो जाए या वो किसी मौके के लिए बाहर निकल आए और 80% जो उसको रेजिस्ट ना कर रही हो, तो वो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंतजामिया के लिए। यही फिनोमेना था बलूचिस्तान में, तो माफ कीजिएगा बांग्लादेश में जी। तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेश में जो सूरत हाल बनी, तो ये इक़्तिदार तो मुंतकिल हो गया, हसीना वाजिद जो है उनको जाना पड़ा यहाँ से। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो तबका था उसने अपने रेफरेंडम और जो रिफॉर्म्स थी उसके लिए रेफरेंडम करवा लिया और रिफॉर्म्स वहां पर होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसमें दही इलाके जितने भी थे उसमें खालदा जिया की जो पार्टी है उसकी रूट्स बहुत गहरी थी, तो वहां से जो वोट मिला तो उसको उन्होंने 2/3 मेजोरिटी वहां पर हासिल कर दी है। अब इस सारे मामले को हमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है इंटरनेशनली अमेरिका की पॉलिसी, उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो अब देखना यह है कि इधर जो अमेरिका के प्लान्स थे कि वो बांग्लादेश और इंडिया के साथ मिलकर चीन को जो है टफ टाइम दे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ये देखना होगा कि नई आने वाली हुकूमत उस पॉलिसी को कैसे लेती है। क्या वो चाइना के साथ मजीद ताउन बढ़ाती है? चाइना के साथ मजीद ताउन बढ़ता है तो पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन बढ़ेगा, जो अब तक बढ़ता चला आया है। उम्मीद तो मुझे ये लग रही है कि पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन बढ़ेगा। लेकिन ये जो पार्टी अभी जीती है, इसके हवाले से ये भी इत्तलात मौजूद है, इसको जितवाने के लिए रॉ बड़ी एक्टिव रही है। अच्छा। उसने बड़ी फंडिंग की है। बड़ी कोशिश ये थी कि जमात इस्लामी ना जीतने पाए, जमात इस्लामी नहीं जीती है, तो इसके बावजूद भी इस वक्त जो बांग्लादेश का माहौल है उसको मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो बायलैटरल, क्योंकि मैं और मुझ जैसे लोग और बांग्लादेश में भी ये बड़ी सोच मौजूद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अब ऐसे देखा जा रहा है कि ये एक नेशन और 2 कंट्रीज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इतनी ज्यादा गुर्बत है दोनों आवाम के दरमियान भी और दोनों हुकूमतों के दरमियान भी। बड़ी कभी उम्मीद ये है कि आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ेंगे, मगर
देखना ये होगा कि भारत बीच में रोड़े अटका सकता है। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, शॉर्ट आंसर मैं आप सबसे लेना चाहूंगी। सबसे पहले सना साहिबा, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, क्या आजाद फैसले कर पाएगी बांग्लादेश की नई हुकूमत? मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल ये है कि यूनुस साहब जो ऑलरेडी वहां पर ओवरऑल केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी पेपर वर्क कर रखा हुआ है, और जितने इंटेलेक्चुअल वो हैं, जितने वो कहना चाहिए कि बुर्दबार और जितना वो चीजों को अंडरस्टैंड करके चलते हैं, बहुत सारी चीजें शायद नई आने वाली गवर्नमेंट को पहले से ही ब्रीफ कर दी जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि एक सो कॉल्ड रेफरेंडम हुआ था, जो पहले भी हुआ था, और इस इलेक्शन के मौके पर भी कुछ चीजों के ऊपर रेफरेंडम साथ में करवाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास एक रोड मैप, एक रफ रोड मैप मौजूद है, जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर करने वाली इस्लाहात और तब्दीलियों के नाम के ऊपर है। उसके बाद बांग्लादेश की जो पॉलिसी होगी वो ये जरूर होगी कि वो इंडिया ओरिएंटेड नहीं होगी या इंडिया सेंट्रिक नहीं होगी, बल्कि वो इंटरनेशनली अपनी जो पोजीशन है उसको वापस गेन करने के लिए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, बांग्लादेश की नई हुकूमत खारजा महाज पर आजाद फैसले कर पाएगी? मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा, इसलिए कि जो बुनियाद पिछले दो साल में रखी गई है, जो नए उनके वो आए थे यूनुस साहब, उसके बाद मेरे ख्याल से क्लैरिटी है अब पूरी सूरत हाल इस खित्ते के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके एतबार से। अगर वो सही फैसले करेंगे तभी वो उनकी इकोनॉमी भी ठीक होगी, तभी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब, आप शॉर्ट आंसर दीजिएगा, क्या नई हुकूमत पर जेनजी का प्रेशर होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा। और जिस पूरे प्रोसेस के बाद ये इंतखाबात हुए, डेफिनेटली वो बुनियाद तो नहीं छोड़ी जा सकती। देखना ये होगा कि वहाँ के वजीर आजम जो हैं वो पहला दौरा कहाँ का करते हैं, वो पहले भारत जाते हैं या पाकिस्तान आते हैं, या पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन वहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नई हुकूमत की पॉलिसीज क्या है। ठीक है, मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सलीम बुखारी साहब, सना मिर्जा साहिबा और मसूद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।